राजा उन दोनों को खोकर जैसे निर्जीव सा हो गया था। तभी उसका मंत्री भी उसको मारना चाहता है, क्योंकि वह जानता है राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आज इस पाए के मुख से यह बात सुनकर उसे याद हो आई और उसे लगा कि यह उसी की बेटी होगी। वह तो उसकी उम्मीद ही छोड़ चुका था। तभी कभी उसकी बेटी उसे दोबारा कभी मिलेगी भी, लेकिन अब उसे आसरा हो गया। चौथा पैर भी खत्म होने को आया, वो फटने लगी थी। तभी चौथा पाया भी आ गया और अपनी जगह पर लग गया। तीनों पाए बड़ी उत्सुकता से बोले चौथे पाए से, और सुनाओ भाई, क्या खबर लाए हो? हमने तो तुम्हारा खूब मनोरंजन किया, अब तुम बचे हो, तुम भी बताओ। वह कहने लगा, सबसे बड़ी खबर लाया हूं भाई मैं, ऐसी खबर है तुम कोई नहीं ला पाए हो। तो तीनों पाए बोले, कैसी खबर? तो चौथा पाया बोला, अरे ध्यान से सुनो, यह जो राज्य सूना पड़ा है ना, इसी के बारे में लाया हूं। यहाँ पर एक नहीं, तीन तीन राक्षसों का कब्जा है। इनके सबके काम बटे हुए हैं। इनका सरगना है एक बाबा, मतलब वह बाबा का भेष बनाए रहता है और वही इन सब बातों की जड़ है। आश्चर्य की बात भाइयों यह है, वह एक बलिष्ठ का है और 1.5 बलिष्ठ उसकी दाढ़ी है। यह नजरों का धोखा देने के लिए है। पाए ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। अच्छा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। तीनों पाए हैरानी वाली बात में बोले। तो चौथा पाया बोला, उसके 2 साथी राक्षस हैं, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। तो तीनों पाए बोले, क्यों? तो चौथा पाया बोला, जब मैं उड़कर आ रहा था तो मैंने देखा एक शेर सुनसान नगर में घूम रहा है। वह बाबा उसी शेर के ऊपर बैठा हुआ था। यह आश्चर्य देखकर मैं उसके पीछे लग गया। मैंने देखा कि नगर में घूम घूम कर वह जंगल में गया। मेरे देखते ही देखते वह बीहड़ जंगल में कुएं में कूद गया और वहां कोई साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता और ना ही कोई साधारण इंसान उनसे लड़ सकता है। उसके लिए बड़ी ताकत और जादू चाहिए। जिसके पास जादुई चारपाई होगी वही वहां जा सकता है। थोड़ी देर बाद सभी पाए जो शांत हो गए। अब यह चारपाई सामान्य थी और चिड़िया चहकने लगी थी। राजा उठ गया। राजा ने उठकर स्नान किया, पूजा की थाली सजवाई। तब तक मंत्री भी आ गया। मंत्री का नियम था कि रोज राजा के साथ मंदिर को जाता था। राजा ने पूजा की थाली अपने हाथों में ली और मंत्री को जल का कलश थमा दिया। मंदिर के सामने पहुंचकर राजा ने पूजा की थाली और मंत्री जो अपने साथ चल रहे थे एक दास को थमा दी। पूजा की थाली और मंत्री से जल का कलश ले लिया और जैसे ही वो मंदिर में घुसने से पहले झुके, मंत्री ने एक तलवार का जो भरपूर वार राजा की गर्दन पर किया। राजा भी बिजली की सी तेजी से राजा ने अपनी जगह बदली। यह सब एक क्षण में हुआ और मंत्री का वार मंदिर के दरवाजे पर पड़ा। वार इतना तेज था कि दरवाजा कट गया। राजा ने मंत्री से तलवार छीन ली। मंत्री के जिस हाथ में तलवार थी उसमें राजा ने उसी पर भरपूर वार किया। मंत्री का हाथ कटकर दूर जा गिरा। मंत्री ने राजा के पैर पकड़ लिए और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। राजा ने मंत्री से कहा, तूने तो मेरे प्राण ले लिए होते, लेकिन मैं तेरे प्राण नहीं लूंगा। राजा ने 2 बार ताली बजाई। आसपास छिपे राजा के सैनिक निकल आए और उन्होंने मंत्री को पकड़ लिया और उन्हें ले जाकर कारागार में डाल दिया। राजा ने मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा की और वापस लौट कर आए। एक बड़ी सी कार्रवाई की जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मंत्री के यहाँ उत्सव के बहाने षड्यंत्र में जितने भी सामंतों ने और सेनापतियों ने भाग लिया था, उनके घर पर सैनिकों के दलों ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया और उन सबको कारागार में डाल दिया। इस तरह से एक बड़ा षड्यंत्र जो असफल हो गया। उनकी जगह राजा ने नए सेनापति और नए सामंतों को नियुक्त कर दिया और नया मंत्री भी बना लिया। चारपाई के पाए की बात सच निकली थी और राजा की जान बच गई। जब एक पाए की बात सच हुई तो दूसरे पाए की बात झूठ निकलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। आज रात नागिन राजा को काटने वाली थी। राजा ने घोषणा करवा दी, इस राज्य में जितने भी बाग बगीचे उपवन हैं और रास्ते हैं सभी को झाड़ झकाड़ कर साफ कर दिया जाए। वहां से महल की तरफ आने वाले रास्तों को साफ करके उन पर केवड़े से सुगंधित जल का छिड़काव किया जाए। किनारे किनारे दूध से भरे पात्र रख दिए जाएं। फूलों से रास्तों को सजा दिया जाए
और मेरे महल के सामने बड़ा सुगंधित सा दूध का पात्र रखा जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। नगर में सभी रास्तों पर केवड़े से सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। फूलों से रास्तों को सजा दिया गया और रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के भरे हुए पात्र रखे थे। पूरा दिन बीत गया था। रात के पहले पहर में नागिन अपने बिल से निकली। बहुत दिनों से वह शोक में पड़ी हुई थी। वह कभी बाहर नहीं निकलती थी। आज उसके बच्चों ने आकर उसको सूचना दी थी, माँ आज हमने खूब दूध पिया है, जी भरकर रास्तों पर हम खेले हैं। माँ आज उस राजा को काटने मत जाना, हमने इतना अच्छा दूध पिया है कि हमारा मन खुश हो गया। तो नागिन फुंकारते हुए बोली, क्या बकते हो? बच्चे बोले, हम ठीक कह रहे हैं माँ, इतना अच्छा राजा कहीं और नहीं हो सकता। आप उसे मार डालोगी तो इतना अच्छा राजा मर जाएगा। लेकिन नागिन कहने लगी, उन्होंने तुम्हारे पिता को मारा था ना। बच्चे कहने लगे, माँ वह गलती से हुआ था, आप भी तो मानती हो इस बात को। नागिन कहने लगी, बेशक गलती से मारा हो, लेकिन मारा तो था, मैं बिना काटे नहीं मानूंगी। नागिन फुंकारती हुई अपने बिल से निकली बाहर और उसने देखा साफ सुथरे रास्ते खुशबू से महक रहे हैं। इत्र और केवड़े की खुशबू नागिन को मदहोश कर रही थी। वह इधर उधर लौटती हुई जाती, जिधर को भी करवट बदलती उधर से गुलाब की पंखुड़ियां उसके नीचे आ जाती। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी दूर पर वह सुगंधित दूध पीती जा रही थी। राजा के महल तक पहुंचते पहुंचते उसका सारा क्रोध शांत हो गया था। उसे भूख भी लग आई थी। महल के दरवाजे पर ही ढेर सारा दूध रखा हुआ था, जो उसने जी भरकर पिया और मन में सोचने लगी, इतने दिनों से मैं बिल में पड़ी थी, मेरे बच्चों का पालन पोषण होता रहा। अगर राजा को ऐसे ही मारना होता तो मेरे बच्चे सुरक्षित क्यों होते? जिस राजा को मेरा इतना ध्यान है कि मैं उसे काटने आ रही हूँ, तब भी उसने जो मेरा स्वागत ऐसे किया है, तो वह तो अपनी पूरी प्रजा के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता होगा। मैं ऐसे राजा को खत्म नहीं करने सकती और मैं इस राजा को खत्म करने जा रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे इस राजा को नहीं खत्म करना, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन मैं उसको देखने जरूर जाऊँगी और मैं अपना जो प्रण पूरा करूँगी। मैं उसे नहीं तोड़ सकती। वह महल की ड्योढ़ी पार करके राजा के शयन कक्ष में पहुंची। रास्ते में जिसने भी उसे देखा कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा का सख्त आदेश था, नागिन आए तो उसे कोई मारेगा नहीं। राजा ने उसे आते देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मुझे नहीं पता था किस समय और कैसे आपकी पति की हत्या मुझसे हुई है, लेकिन मैं उसके लिए प्रायश्चित करूंगा। मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे प्राणों को लेकर ही प्रसन्न हैं तो फिर ले लीजिए, मुझे काट लीजिए। राजा ने अपना पैर आगे कर दिया। नागिन फुंकारती हुई आगे बढ़ी। उसने अपना फन जोर से राजा के पैर पर पटका, लेकिन उसका मुंह बंद था। उसने राजा को काटा नहीं और प्रणाम करके लौट गई। कहती गई, राजा तू शतायु हो जा और प्रजा का भला कर। राजा की जान बच गई और साथ ही उसे 100 बरस की उम्र जीने का वरदान भी मिल गया था। अब उसने पूरे राज्य में जो डिंडौड़ा पिटवा दिया कि जिसके पास जादुई चारपाई हो, जो हाथियों सी ताकत रखने वाला हो, जिसके अंदर पवन सा वेग हो, जिसके अंदर वजन ढोने का दम हो, जिसके अंदर सर्व कलाएं मौजूद हो, वह राजा के पास आए और राजकुमार राजकुमारी को मुक्त कराए। दूसरा काम, बसंत नगर को राक्षसों के चंगुल से बचाए। उन्हें वह बहुत बड़ी धनराशि देगा और राजकुमारी मुक्ता को जो वापस लाएगा उसी से राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। इधर जंगल में जो राजकुमार रतन सेन और पवन सेन, बलवान सिंह और दरियाई सिंह की टुकड़ी रह रही थी, उन तक भी यह खबर पहुंची, क्योंकि रोज एक आदमी काम करने के लिए पड़ोस के राज्यों में जाता था और काम ढूंढकर काम करके आता था। जैसे उन्हें यह खबर मिली, चारों सिर जोड़कर बैठ गए और कहने लगे, 2 काम है। एक काम तो है बसंत नगर को राक्षसों से मुक्त कराना और दूसरा राजकुमार
और राजकुमारी को राक्षसों के चंगुल से छुड़ा कर लाना है। इनमें जो जो शर्तें हैं वह हम चारों में ही मौजूद हैं। बलवान सिंह के पास ताकत है, पवन सेन के पास पवन सी फुर्ती है, मेरे अंदर सर्व कलाएं हैं, दरियाई सिंह वजन ढो सकता है। इन सब कामों को हम चारों ही लोग करेंगे। हमारी जादुई चारपाई अब हमारा साथ देगी। राजकुमार रजत सेन ने अपने साथियों को बताया कि मुक्ता का अपहरण अगर राक्षसों ने किया है और बसंत नगर भी राक्षसों के कारण वीरान पड़ा है, तो फिर इन दोनों में से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। अगर हम जादुई चारपाई पर बैठकर कहें कि जहां राजकुमारी कैद है वहां ले चलो, तो हमारी जादुई चारपाई हमें वहां पहुंचा देगी। हम ऐसे सीधे राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए वहां पहुंच भी जाएं, तो हम उनकी चालबाजी को नहीं समझ पाएंगे कि उनके पास कितनी शक्ति है, वे कितने मायावी हैं, और हम उनसे हार जाएंगे। इसलिए पहले हमें समझना होगा कि वो कितने हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं और उनकी शक्ति कितनी है। यह तो निश्चित है कि राजकुमारी को वो मार नहीं सकते, क्योंकि उससे उन्हें हीरे मोती मिलते हैं। इसलिए इससे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इस काम में, बल्कि जरूरत इस बात की है कि उनको कैसे हरा दिया जाए। इसके लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, वरना हम असफल भी हो जाएंगे। दरियाई सिंह अंगड़ाई लेकर बोला, सही कहते हो, जो भी काम हो मैं सबसे पहले तैयार हूँ। बस यही है कि खाना पीना ढंग से मिलता रहे। तो बलवान सिंह और पवन सिंह ने कहा, अबे तू क्या तैयार है, तैयार तो हम सब हैं। और भैया एक बात का ध्यान रखना, किसी दिन अगर खाना कम पड़ जाए तो हम सब अपने हिस्से का इसके लिए रख दिया करेंगे। और इस बात पर सब हंसने लगे। तो फिर निश्चित किया गया। पवन ने पूछा, रजत सेन से बताया कि अगर हम यहाँ रहकर राजकुमारी मुक्ता को ढूंढेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम सब चलकर बसंत नगर में रहेंगे और देखेंगे आखिरकार लोग क्यों भाग गए, उन्हें क्या दिखा था, कौन आता था। और जब हम रहेंगे तो हमको देखकर जो भी बला है वह जरूर आएगी। हमें उसके माध्यम से पता चलेगा कि यह नगर क्यों खाली हुआ है। उन राक्षसों के बारे में भी कुछ ना कुछ पता चलेगा और उनका कुछ ना कुछ संबंध राजकुमारी मुक्ता से जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों ही घटना वसंत नगर से जुड़ी हैं। दरियाई सिंह ने कहा, यही बात तो मैं पहले से कह रहा था। इतने दिनों तक मैं वहाँ रहता तो अब तक तो अच्छे अच्छे माल खा खा कर मोटा हो गया होता। तो जो बलवान सिंह ने उसकी बाहन पकड़ते हुए कहा, तो अब और मोटा हो जाना, अभी तो कौन सा दुबला है। बलवान सिंह ने उसकी बाह को नापते हुए कहा। पवन उसे चिढ़ाने लगा, खा खा कर हाथी जैसा तो हो रहा है, लेकिन वह दरियाई सिंह था। अगर उस पर कुछ कहने का प्रभाव पड़ता तो फिर दयाल सिंह कैसा। सबने अपना सामान बांध लिया। आज चारपाई की परीक्षा भी होनी थी। निश्चित किया गया कि पहले पवन सेन घोड़े पर बैठकर बसंत नगर जाएगा और बाकी तीनों लोग अपना सामान लेकर चारपाई से पहुंचेंगे। पवन सेन को जरूरी जरूरी सामान देकर घोड़े पर बिठा दिया। वह बसंत नगर के लिए रवाना हो गया। उससे कहा गया, जो तुम्हें सबसे अच्छा घर दिखे वहीं पर पहुंचना। और पवन सेन बोला, ठीक है, कहकर पवन सिंह रवाना हो गया। जब अंदाजा लग गया कि पवन सेन बसंत नगर पहुंचने वाला होगा, तो तीनों दोस्त चारपाई पर बैठ गए। चारपाई को रजत सेन ने आदेश दिया, चारपाई बसंत नगर में सबसे अच्छे मकान में ले चलो। बड़े आश्चर्य से उन्होंने देखा, चारपाई धीरे धीरे ऊपर उठी और आसमान में उड़ने लगी। खुले आसमान में चारपाई पर बैठकर तीनों दोस्त उड़े जा रहे थे। जंगल में होकर जैसे ही नगर से निकले, सभी नगरवासी देखकर आश्चर्य करने लगे। ऐसी अजूबा चीज उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद तीनों मित्र बसंत नगर के एक आलीशान भवन में थे। जादुई चारपाई ने उन्हें भवन के सुंदर संगमरमर के आंगन में उतारा था। पवन सन पहले ही आ गया था।
उन लोगों ने अपना अड्डा जमा दिया। पूरे घर में कोई कमी नहीं थी, सब सामान भरा हुआ था। दरियाई सिंह आराम से भोजन बनाने के लिए बैठ गया। तीनों दोस्त नगर घूमने के लिए निकल गए। वे सुनसान नगर में घूम घूम कर देख रहे थे। यूं तो रजत सेन पहले भी यहाँ से निकला था, लेकिन तब उसका देखना और तरह का था और आज उसका घूमना और तरह का था। अब वह हर चीज में छानबीन कर रहा था। घूमकर तीनों दोस्त जब आए तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। रजत सेन के मुंह से तो चीख निकली, दरियाई सिंह! तीनों ने देखा दरियाई सिंह जमीन पर एक तरफ को लुढ़का हुआ था। उसने जो भी भोजन बनाया था वह सब गायब था। सारे बर्तन खाली पड़े थे। बर्तनों से और उनमें लगे हुए भोजन से मालूम पड़ रहा था दरियाई सिंह ने बहुत सी चीजें बनाई थी और उसने बहुत मेहनत की थी। कई बर्तनों में अलग अलग भोजन सामग्री बची कुची पड़ी थी। देखने से लग रहा था कि यहाँ पर काफी संघर्ष हुआ होगा। छीना झपटी के निशान भी मिल रहे थे। पानी फैला हुआ था। सब सामान तितर बितर और बिखरा हुआ था। दरियाई सिंह के फटे कपड़े और चोटों के निशान से भी मालूम पड़ रहा था कि उसने भी काफी लड़ाई की होगी। रजत सेन ने दरियाई सिंह को हिलाया डुलाया, लेकिन उसे होश नहीं था। बलवान सिंह ने दरियाई सिंह के चेहरे पर पानी की छींटे मारी तो दरियाई सिंह होश में आ गया और उठकर बैठ गया। उसने इधर उधर फटी हुई आंखों से देखा और उसके मुंह से डरी हुई आवाज निकली, वह कहाँ है? कौन है? और वही दाढ़ी वाला बाबा। क्यों, क्या हुआ? सब साफ साफ बताओ। तीनों मित्र दरियाई सिंह से बोले। ऐसे क्या तुम बोल रहे हो? दरियाई सिंह ने भयभीत निगाहों से दरवाजे की ओर देखा और कहा, मित्र तुम लोग तो चले गए, फिर मैंने सोचा कि स्वादिष्ट पकवान खाएं, बहुत दिन हो गए हैं। कई पकवान खाने का मन कर रहा था कि चलो आज मैं सब बनाऊंगा। तो मैंने सारा सामान इकट्ठा करके धीरे धीरे बनाना शुरू किया। भोजन बनाने का तो मुझे शौक है ही मित्रों, इसलिए आज बहुत सारी चीजें बनाकर मैंने तुम सब लोगों को चौंकाना चाहा। इसलिए जो भी खाना बनाता जाता उसे मैं किनारे पर रखता जाता। जब सारा खाना बन गया तो तुम तो जानते ही हो कि मेरे तड़के में कितनी खासियत है। दाल में मैंने जैसे ही तड़का लगाया कि उसकी खुशबू फैल गई। मैंने देखा खुशबू सूंघता सूंघता एक बाबा चला आ रहा है। वह शेर पर बैठा हुआ था। आते ही कूदकर शेर पर से उतरा और बोला, जो भी बनाया है मुझे खाने को दे दो। मैंने कहा, यह भोजन मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तुझे क्यों दूं? इस पर वह बाबा नाराज हो गया और वह अपने आप आकर स्वयं ही लेने लगा। जब मैंने उस बाबा को रोका, मैंने सोचा था यह तो एक बहुत ही बलिष्ठ जो अभी मैं इससे ज्यादा बलिष्ठ हूँ और इसे तो मैं अभी धूल चटा देता हूँ। मैंने उसके घूंसा मारा, तभी चमत्कार हो गया। उसने मुझे उठाकर 2-3 बार पटका तो मुझे लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि वह तो बहुत छोटा सा था। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। बाकी तो तुम देख ही रहे हो। मैंने बेहोश होते होते जो देखा, उसका सारा बनाया हुआ जो मेरा भोजन था वह चट कर रहा था और कुछ नहीं छोड़ा था उसने। बस बलवान सिंह नाराज होकर बोला, खाली बातें ही करता रहा था, अब उससे हार गया। अब तेरा वजन ढोने और ताकत दिखाने का मंत्र कहाँ गया था, जिसे तू हर समय जपता रहता था? मैं होता तो उसे ऐसे धुनता कि वह सारी उम्र याद रखता। तेरी तो उसने दशा खराब कर दी। और यह कहकर बलवान सिंह फिर हंसने लगा। पवन सेन ने कहा, मैं होता तो उसकी टांग पकड़कर हवा में घुमाकर इतनी जोर से फेंकता कि वह 10 कोस पर जाकर गिरता। अब पता चला कि तू केवल बातों के बतासे फोड़ता है, तुझसे तो चींटी भी नहीं हारेगी। मुझे तो लगता है तूने डर के मारे खुद ही खाना खिलाया होगा दाढ़ी वाले बाबा को, और वो जाते जाते तेरी आबो भगत से खुश होकर तुझे दक्षिणा में धुन कर चला गया। और यह कहकर पवन सेन भी हंसने लगे। दोनों को हंसते देखकर दरियाई सिंह बहुत नाराज हो गया। यह देखकर रजत सेन ने बलवान और पवन सेन को रोका कि रुको,
उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम बहुत बलवान हो, कल उससे जीत कर दिखाना, तब बात करना। दरियाई ने जो थोड़ा सा दुखी होकर कहा। कहते कहते दरियाई सिंह चुप हो गया। वह कुछ और भी बताने वाला था, लेकिन अब उसने नहीं बताया और मन ही मन बोला, बच्चों तुम भी देख लो कल। फिर उसने दोबारा से खाने की याद आ गई तो वह बैठकर रोने और जो कांपने लगा। हाय मेरे पकवान, आते सुग लग रही हैं भूख के मारे। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? नाश हो जाए उस दाढ़ी वाले बाबा का। उसके इस तरह से रोने पर सब मित्र जो जोर जोर से हंसने लगे। इस पर दरियाई और बहुत चिढ़ गया। वह वहीं पर तख्त पर आराम से लेट गया और बोला, खा लो अब तुम सब पकवान। मैं भूख का कच्चा हूँ, उसी का मजाक बनाते हो। थोड़ी देर तक तो वह चुपचाप लेटा रहा। फिर उससे नहीं रहा गया तो वह उठा और एक कमंडल भर पानी में चीनी डाली और शरबत बनाया। सबको देकर भीगी पलकों से बोला, अब तुमको पिलाए बिना शरबत भी पी नहीं सकता दोस्तों, तो तुम मेरे हो, वरना जी तो चाहता है कि तुम्हें ऐसे ही रखा जाए। मुझे तो रोना आ रहा है। हाय मेरे पकवान। शरबत पीकर दरियाई सिंह को थोड़ी तसल्ली मिली। रजत सेन ने दरियाई सिंह से कहा, आज तुम कुछ मत करो, हम लोगों को कुछ मत बताओ, देखो हम बनाते हैं आज का भोजन। बलवान ने कहा, और तुझसे अच्छा बनाएंगे दरियाई सिंह। पवन भी पीछे नहीं रहा। वह दरियाई सिंह को चिढ़ाते हुए कहने लगा, आज तू उंगलियां चाटता रह जाएगा। उसके बाद तीनों खाना बनाने के लिए जुट गए और दरियाई सिंह देखता रहा। अचानक दरियाई सिंह कूदकर तख्त से उतरा और चीखा, क्या कर रहे हो ये? ऐसे तो यह सारा भोजन बेकार हो जाएगा। सब कुछ उलट पुलट कर रहे हो, हटो यहाँ से। और वह खुद ही बैठ गया। बलवान बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों कूद कर बैठ गए? तो दरियाई सिंह बोला, यह क्या कर रहे हो? बलवान की नकल उतारते हुए दरियाई सिंह ने कहा, सबसे पहले तो मुझे ही खाना है, और यह तुम्हारा कूड़ा करकट कौन खा लेगा? फिर से माहौल सामान्य हो गया। दरियाई ने फिर से भोजन बनाया और सब लोगों ने खाया। अगले दिन बलवान घर पर रहा। बाकी तीनों लोग घूमने निकले। पूरा नगर घूम घूम कर जब लौटे तो उन्होंने देखा बलवान भोजन सजाए हुए बैठा है और मुस्कुरा रहा है। बड़े ही गर्व से उन्हें देखकर वह बोला, आओ सब लोग हाथ पैर धो लो और बैठो, भोजन तैयार है। यह देखकर दरियाई का मुंह उतर गया। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए खाने बैठे। जैसे ही पहला कौर खाया तो बोले, ये कैसा भोजन है? ये तो लगता है बिल्कुल पानी में धोकर रख दिया है। ना तो इसमें कुछ तेल है, ना ही मसाला है, ना नमक है। यह क्या है? अब दरियाई को हंसी आ गई और वो खी खी करके हंसने लगा। उसे हंसते देखकर बलवान का पारा चढ़ गया। वह तमक्कर बोला, तू क्या सोचता है कि मैं दाढ़ी वाले बाबा से हार गया? यह सुनकर सब जोर से हंस पड़े। पवन सेन ने कहा, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यह तो किसी ने नहीं कहा। यहाँ तो खाने की बात हो रही है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। बलवान सिंह यह सुनकर चिढ़ गया। उसने कहा, मैंने ऐसा ही खाना बना पाया हूँ मैं, और ऐसा मैंने बना दिया। वह किसी के गले नहीं उतरा। फिर दरियाई सिंह ने खिचड़ी बनाने बैठा और खिचड़ी बनाई, जो सभी दोस्तों ने मिलकर खाई। फिर अपने दिन भर के अनुभव सुनाने लगे। पूरे दिन नगर में घूम घूम कर उन्होंने क्या क्या देखा ये सुनाने लगे। फिर बलवान से उन्होंने पूछा, बलवान, लेकिन बलवान तो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया ही जा रहा था, उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर सब दोस्त सो गए। दूसरे दिन पवन सेन को घर पर रहना था और बाकी लोगों को नगर में घूमना था। अभी तक नगर में 2 दिन घूमते हुए हो गए थे। हर जगह की एक ही कहानी नजर आती थी। सब लोग जैसे नगर छोड़कर चले गए थे। यह स्थिति देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी आतंक के कारण लोग वापस आना नहीं चाहते, वो किसी से डरे हुए हों। 1-2 दिन और देख लेते हैं, तीनों मित्रों ने आपस में कहा। उसी के बाद कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। पवन सेन ने कहा, आज तुम सब लोग जाओ और बड़ी बारीकी से छानबीन करना, कोई ना कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा।
उसके बाद हम जंगलों का रुख करेंगे, फिर वहाँ छानबीन करेंगे। सभी दोस्त नगर भ्रमण के लिए निकल गए। पवन सेन घर पर रुक गया। पवन सेन ने बहुत विधि विधान से धीरे धीरे कई पकवान बनाए और वह अभी निपट ही पाया था, तभी शेर के गरजने की आवाज आई। उसने दरवाजे बंद कर रखे थे, लेकिन दरवाजे पर एक कसकर लात पड़ी, दरवाजा खुल गया। उसने देखा शेर के ऊपर सवार दाढ़ी वाला बाबा घर के अंदर आ रहा है। पवन सेन ने जब दाढ़ी वाले बाबा की एक बालिश्त की आकृति जो 1.5 बालिश्त की दाढ़ी को देखा तो वह व्यंग से मुस्कुराया और उसने मन ही मन सोचा, अभी इसे उठाकर पटकता हूँ। दाढ़ी वाला बाबा शेर से कूदकर उतरा और पवन सिंह से बोला, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है तूने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। अच्छा भोजन मेरी कमजोरी है, देख नहीं रहा तू, पूरा नगर सुनसान पड़ा है, यह सब मेरे कारण ही है। जो भी बनाया है जल्दी से ला, बहुत जोर की भूख लगी है। उस बाबा की ऐसी बात सुनकर पवन सिंह तिलमिला उठा। उसने कहा, तेरी तो ऐसी की तैसी, इतनी मेहनत से मैंने जो भोजन बनाया है उसे तुझे क्यों खिलाऊं? इतनी बात बाबा को कहाँ बर्दाश्त थी। गुस्से में उसकी दाढ़ी फड़कने लगी। उसने हवा में छलांग लगाई। वह बड़ी फुर्ती से शेर से उतरा और भोजन की तरफ बढ़ा। यह देखकर पवन सिंह गुस्से में लाल पीला हुआ और वह बाबा को रोकने के लिए आगे बढ़ा। तब तक बाबा ने खाना निकाल लिया था। पवन सिंह ने उसे मारना चाहा, लेकिन बिजली की सी फुर्ती से बाबा ने जो पवन को उठाकर फेंका तो पवन सेन दूर जाकर गिरा। पवन उठकर बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। जिसे वह मामूली चींटी समझ रहा था, वह तो गजब की फुर्ती और असीम शक्ति का स्वामी था। पवन सेन की फुर्ती उसके आगे फीकी पड़ गई थी। पवन सेन फिर से उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि दाढ़ी बाबा का आकार बढ़ने लगा है। धीरे धीरे उसका आकार इतना बढ़ा कि वह पवन सिंह से भी ऊंचा हो गया। उसने पवन सिंह को बहुत मारा पीटा और जितना भी भोजन रखा था सब चट करके चला गया। शाम को जब सभी लोग लौटे तो उन्होंने देखा पवन सेन तख्त पर पड़ा हुआ कराह रहा था। सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे, जो इधर उधर लुढ़के हुए थे। पानी फैला हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि जबरदस्त लड़ाई हुई है। दरियाई सिंह ने पवन सिंह को देखा और कहा, बेटा तुम्हारी फुर्ती कहाँ गई? देखने से तो लग रहा है वह तुम्हें अच्छी तरह से जो खुराक देकर गया है, खूब अच्छी कुटाई हुई है तुम्हारी। इतना कहकर दरियाई सिंह जोर जोर से हंसने लगा। आज बलवान सिंह की भी मुस्कुराहट आ गई थी। रजत ने तीनों को चुप कराते हुए कहा, देखो किसी का भी मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि तुम सभी लोग उससे पिटाई खाए हुए हो, अब हंस रहे हो। बलवान, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं बताया। जब पवन सिंह की पिटाई हुई है तो उसने तुम्हें क्या छोड़ दिया होगा? अब बलवान सिंह चुप था। पवन सिंह बोला, यह क्या बताएगा? इसकी जमकर पिटाई हुई है। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो इसके कपड़े उतार कर देखो, इसकी पीठ पर निशान पड़े होंगे। अब सब लोगों ने ध्यान दिया तो वास्तव में बलवान के चेहरे पर, गर्दन पर निशान पड़े हुए थे। तीनों ही दोस्त उससे पिट चुके थे। खैर अब क्या हो सकता था। दरियाई सिंह की देखरेख में बलवान और रजत ने भोजन बनाया। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सबने मिलकर खाया। आगे क्या होगा इस पर चारों मित्र रणनीति बनाने लगे और फिर सो गए। अगले दिन रजत सेन की बारी थी। रजत सेन घर पर रहा। बाकी तीनों दोस्त अब नए क्षेत्र में घूमने गए। नगर की चारों दिशाओं का निरीक्षण हो चुका था। उत्तर दक्षिण पूर्व की तरफ तो सब गए थे, आज पश्चिम दिशा की तरफ टोली गई थी। सबके जाने के बाद रजत ने साफ सफाई करके भोजन बनाने का प्रबंध किया। भोजन बनाकर उसने रखा ही था कि अब दाल में तड़का लगाने जा रहा था, जो उसने दरियाई सिंह से सीखा था। जैसे ही उसने तड़का लगाया, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। इसी के साथ दरवाजे से शेर पर सवार बाबा ने प्रवेश किया। आज दरवाजा खुला रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे रजत सेन उसका पूरे जोर शोर से स्वागत करना चाहता था।
उसने झपट कर भोजन को कमरे में बंद करके रखा था और जो जल्दी से, क्योंकि बाबा की नजर न पड़े, केवल दाल ही बाहर रखी थी। जैसे ही बाबा शेर से कूदकर उतरा वैसे ही रजत ने दाल को भी अंदर रख दिया। बाबा ने उससे कहा, देखो जल्दी से भोजन लाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। यह कमबख्त दाल का तड़का मुझे परेशान कर रहा है। रजत सेन ने कहा, भोजन तो कोठड़ी में रखा है, दम हो तो ले लो, इसे हम 4 लोग खाएंगे। तुम्हारे जैसे भूखे लुटेरे के लिए नहीं है यह भोजन। बाबा ने लाल लाल आंखों से उसे देखा और कहा, तेरी यह हिम्मत, इतनी मजाल तू मुझे खाने से रोके। बाबा खाने की तरफ लपका। रजत सेन उसके सामने खड़ा हो गया। बाबा ने जोरदार घूंसा रजत के मारा, लेकिन रजत ने इसको बीच में ही रोक लिया। रजत केवल एक ही विशेषता नहीं थी उसमें, वह सर्व गुण संपन्न था, सर्व कला निपुण था। फुर्ती में वह पवन सिंह को मात करता था, ताकत में एक मुक्के में वो हाथी को बैठा सकता था, युद्ध कला में वो पारंगत था। बाबा का हाथ पकड़कर रजत ने इतनी जोर से ऐंठा कि वह जोर से चिल्लाने लगा। रजत ने 3-4 घूंसे उसको लगातार मारे। बाबा को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वह दनादन उसे कूटे जा रहा था और एक एक घूंसा जड़ता जाता और कहता, यह दरियाई सिंह का। दूसरा घूंसा जड़ा तो यह बलवान सिंह का, तीसरा घूंसा मारा तो यह पवन सेन का, और चौथा मारता तो कहता, यह मेरा। उसने बाबा को अपना आकार बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। बाबा की दाढ़ी पकड़कर उसने 3-4 बार घुमाया और जमीन पर पटका। बाबा को लगा उसके प्राण निकलने वाले। वह रजत के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रजत ने उसे छोड़ दिया। बाबा ने अपना आकार बदला और रजत सेन के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हो गया, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। मैं तुम्हें, जो रजत सेन कहने लगा, क्यों शामिल कर लूं और तुम्हारा कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे। तब वह बोला, नहीं, आजमा कर देख लो, मैं कोई धोखा नहीं करूंगा और मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें उन राक्षसों तक पहुंचा दूंगा जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। तो यह सुनकर रजत सेन की आंखें खुशी से चमकने लगी और बोले, क्या कह रहे हो तुम। उसने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। बाबा की कुटाई तो ढंग से हो चुकी थी। बाबा ने ललचाई हुई आंखों से कमरे की ओर देखा और कहा, अब मुझे भोजन तो कर लेने दो। तो रजत सेन ने कहा, भोजन कैसे कर लेने दूं, अभी तो दरियाई सिंह आता होगा, वो भूखा होगा, वह तुमसे भी ज्यादा भोजन का शौकीन है, समझे। सभी मित्र मिलकर बैठकर खाएंगे। शाम हो गई थी। सभी मित्र आए, रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे। दरियाई ने बलवान सिंह से कहा, मेरी तुमने खूब हंसी उड़ाई थी, अब तुम्हारी कुटाई हुई तो तुम्हें किसी को बताया भी नहीं। बलवान सिंह बोला, मैं क्या करता, मुझे मार पीट कर खाना तो वह सब खा गया, अब इतनी जल्दी कैसे बना सकता था। एक तो हाड़ दर्द कर रहा था, फिर जैसा उल्टा सीधा हुआ वही उबाल कर रख दिया। पवन सिंह बोला, बातें करना आसान होता है, लेकिन जब मेरा उससे पाला पड़ा तो मुझे अपनी नानी याद आ गई थी। तीनों लोग बोले, आज देखते हैं रजत सेन का क्या हाल होगा। दरियाई सिंह बोला, कुछ नहीं होगा, हमें ही जो चलकर खाना बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। यही सोचकर चले जा रहे थे तीनों कि आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा और ना ही तो रास्ते में कुछ फल तोड़ ताड़ कर ले चलेंगे। चलो जो भी होगा, बलवान सिंह कहने लगा, देखा जाएगा। शाम को सब आए तो उन्होंने देखा, सामने ही बैठा हुआ रजत मुस्कुरा रहा था। तीनों थोड़े चिंतित स्वर में बोले, क्या हुआ, सब ठीक ठाक है। रजत बोला, हाँ सब ठीक ठाक है। जब तीनों ने सामने दाढ़ी वाले बाबा को देखा तो वो डर गए। उन्होंने भयभीत नजरों से उसे देखते हुए कहा, यह यहाँ क्या कर रहा है। तो रजत बोला, यह कुछ नहीं कर रहा, यह तुम सब लोगों को खाना परोस कर खिलाएगा। हाथ पैर धोकर आओ और बैठो, भूखे होंगे सब लोग। यह दुनिया का 8वां अजूबा था। डरते डरते सब लोग हाथ पैर धोकर बैठ गए। बाबा उन लोगों को खाना परोस कर खिला रहा था। बाबा ने भी अपने लिए खाना परोस लिया। सब लोगों ने खाना खाया और उसके बाद सो गए, लेकिन रजत नहीं सोया था। उसने सोने का नाटक किया था।
वह देख रहा था कि सभी लोग गहरी नींद में हो गए हैं और उसे दाढ़ी वाले बाबा पर शक था। जब तक उसे वो आजमा नहीं लेता तब तक वो निश्चिंत नहीं हो सकता था। धीरे धीरे रात खिसक रही थी। आधी रात के करीब उसने देखा दाढ़ी वाला बाबा उठा तो वह चौंक गया। वह इतनी रात में क्यों उठा है? रजत सेन सोचने लगा कि इसके मन में क्या है, लेकिन रजत सेन आंखें बंद किए लेटा रहा। उसने कहा, कुछ नहीं, बस बाबा की हरकतें देखता रहा। बोला कुछ नहीं, चुपचाप आंखें खोलता और बंद कर लेता। बाबा ने पहले दरियाई की ओर ध्यान से देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि यह गहरी नींद में सो रहा है, फिर उसने पवन और बलवान को जाकर देखा। वे दोनों भी गहरी नींद में थे। रजत की ओर उसने दूर से ही देखा, उसके पास नहीं आया। जब वह निश्चिंत हो गया कि रजत भी गहरी नींद में है, तो वह आंगन में निकल कर आ गया। उसने 2 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही उसका शेर उसके सामने आकर हाजिर हो गया। इससे पहले कहीं बाहर ही था। रजत उसकी एक एक हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह मन में सोच रहा था, आखिर यह करना क्या चाहता है। तभी उसने बड़े आश्चर्य से देखा, बाबा की तरह उसके शेर का भी आकार बढ़ रहा था। अब शेर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। बाबा ने दरियाई को धीरे से उठाया और उसे शेर पर जाकर लिटा दिया। फिर पवन को उठाया और उसके बाद बलवान को।